नमस्कार, स्टार्टअप नेशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक नए हफ्ते की शुरुआत, एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई स्टोरीज, कुछ नया ज्ञान और कुछ नई खबरें, ढेर सारी बातें होंगी आज स्टार्टअप नेशन में। तो देखिए ये ताजा तरीन एपिसोड। सबसे पहले बताएंगे आपको कि क्या है आज का फोकस। टो स्मिथ ने जूतों के कस्टमाइजेशन के जरिए शुरू किया एक मजबूत बिजनेस। सेगमेंट की डिमांड और चैलेंजेस पर शो में खास चर्चा और इनकी सक्सेस स्टोरी। तरक्की की राह में किन चुनौतियों की करनी होगी तैयारी। स्टार्टअप गुरु में ग्रोथ स्टोरी पार्टनर के गणेश देंगे सफलता के गुरु मंत्र। Every small business and entrepreneur, right, has the potential in India to become a Dhirubhai Ambani or a Bill Gates. भारत में स्टार्टअप्स के लिए है भरपूर संभावनाएं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ समिट में बोले मुकेश अंबानी। कहा भारत में एमएसएमईज दे रहे हैं 70% रोजगार। वहीं एक्सक्लूसिव चर्चा में सत्या नडेला ने भारत को माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ के लिए बताया है। तो सबसे पहले आज की सक्सेस स्टोरी, आज की स्टार्टअप स्टोरी। कहते हैं कि आप चाहे कितने भी तैयार क्यों ना हो, लोगों की नजर सबसे पहले आपके जूतों पर ही जाती है। फुटवेयर का बिजनेस शुरू करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन की सुविधा हो तो एक बड़ा मार्केट खुल जाता है। स्टार्टअप टो स्मिथ ने इसी फुटवेयर सेगमेंट में कस्टमाइजेशन की सर्विस के जरिए एक अच्छे बिजनेस मॉडल की शुरुआत की है और बढ़ती डिमांड ने इनके इस आइडिया को बल भी दिया है। तो आइए देखते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी, इनका अब तक का सफर। 28 साल के आशीष प्रकाश और 27 साल के आयुष जिंदल, इन दोनों दोस्तों की जोड़ी ने पिछले साल ही कस्टमाइज्ड शूज स्टार्टअप टो स्मिथ की शुरुआत की है। स्टाइल कॉन्शियस मिलेनियल्स में ये स्टार्टअप तेजी से मशहूर हो रहा है। आयुष के पिता पिछले 20 साल से फुटवेयर बिजनेस में हैं, लेकिन युवाओं में पॉपुलैरिटी के लिए टो स्मिथ शुरू किया गया। टो स्मिथ पर खास 3D टूल्स के जरिए जूतों के डिजाइन, कलर्स चुनकर कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक 18 से 35 साल के युवाओं में कस्टमाइज्ड शूज की डिमांड अच्छी है। उस टाइम जब हमने मार्केट में देखा तो कोई भी कंपनी नहीं थी जो कस्टमाइजेशन दे रही थी कस्टमर्स को, और एक दो कंपनी थी जो उनका ओवरऑल कस्टमाइजेशन का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। वो व्हाट्सएप के थ्रू इमेज लेती थी, फिर वो 1 महीना लगाती थी और मतलब पूरा ओवरऑल प्रोसेस 1 महीने में डिलीवर होता था। तो हमारा मेन ये था कि एक तो जितने जल्दी से जल्दी डिलीवरी करे और एक अफोर्डेबल प्राइस पे हम एक कस्टमाइज्ड फुटवेयर डिलीवर कर पाए। दिल्ली, एनसीआर, बंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में स्टार्टअप को अच्छी डिमांड मिल रही है। करीब 2000 रुपए में स्नीकर्स कस्टमाइज करा सकते हैं। वही स्टार्टअप ने हाल ही में लेस शूज सेगमेंट की भी शुरुआत की है। फुटवेयर में फैमिली बिजनेस की वजह से फैक्ट्री सेटअप पर खर्च ज्यादा नहीं रहा, लेकिन ऑनलाइन सेटअप, लॉजिस्टिक चेन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए निवेश किया है। मेरे पापा का फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। इट्स अंडर द नेम ऑफ एशियन फुटवेयर्स। सो हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज, डिजाइनिंग शूज, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, टीम, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी देयर। सो टो स्मिथ हमने सोचा कि इससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल सकता, एशियन जैसा प्लेटफॉर्म टो स्मिथ लॉन्च करने के लिए। फिलहाल स्टार्टअप का फोकस कैजुअल शूज पर है। हालांकि टो स्मिथ का मानना है कि आगे चलकर बैग्स, टी शर्ट, वॉलेट सेगमेंट में भी कस्टमाइजेशन की संभावनाएं हैं और इस दिशा में काम भी जारी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो ये थी टो स्मिथ की कहानी और इस कहानी को बढ़ाते हैं आगे। हमारे साथ हैं स्टार्टअप के को फाउंडर्स आशीष प्रकाश और आयुष जिंदल, जिनको आपने अभी स्टोरी के अंदर देखा, और साथ ही स्टार्टअप्स को तरक्की की राह दिखाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टार्टअप गुरु के तौर पर हमारे साथ ग्रोथ स्टोरी के पार्टनर के गणेश साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आशीष, आयुष, आपका भी शो पर स्वागत है। तो टो स्मिथ एक अच्छा आइडिया देखने सुनने में, लेकिन यहाँ आपके लिए एडवांटेज ये रहा कि आपके पास एक घर का पुराना जमा जमाया बिजनेस था, आप उसमें इनोवेशन लेकर आए। तो ये जो आइडिया आपको आया कि आइए कस्टमाइजेशन करके देते हैं, जैसा आपने स्टोरी में भी बताया कि वो हो रहा था, नई बात नहीं थी, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता था। तो आपने किस तरीके से इस टाइम को कम किया, इस गैप को फिल किया
और लोगों को ये भी बताया कि कस्टमाइज कराएंगे तो एक बेहतर जूता पाएंगे। ये सवाल हम आशीष आपसे लेते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो जब हम मार्केट रिसर्च कर रहे थे उस टाइम, तो हमने देखा कि अभी भी कोई भी कंपनी नहीं है जो प्रॉपर कस्टमाइजेशन देती है। वो सारे आपसे इधर व्हाट्सएप पे आपसे इमेज लेते थे और उसके बाद ये टोटल प्रोसेस 1 महीने का लगता था जब वो डिज़ाइन बना के दिखाएंगे कि आपका जूता ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद अप्रूवल के बाद आपके पास जूता भेजते थे। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमें लगा कि यार 1 महीना तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक जूता डिलीवर करने तक वो जो एक्सपीरियंस होता है वो तो पूरा ख़त्म ही हो जाता। तो मैंने और आयुष ने मिलकर यही बात की कि इसको हम सबसे पहले कम कैसे कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट थी कि इसको अफोर्डेबल कैसे बनानी है। तो अफोर्डेबल के लिए तो आयुष का ऑलरेडी सेटअप था बिज़नेस, तो हमें किसी और से नहीं ख़रीदना पड़ रहा था जूते। तो उसके कारण हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो तो काफ़ी कम पड़ा। और साथ ही साथ सिंस हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग खुद का कंट्रोल में है, सब कुछ अपने कंट्रोल में है, तो उसके कारण हम अपने सप्लाई चेन को इस तरीके से चेंज कर पाए ताकि हम एक कस्टमाइज जूता 4 से 6 दिन में हम डिलीवर कर पाए। राइट, तो आपने एफिशिएंसीज क्रिएट की। तो आयुष, आप हमें ये बताइए कि जब आपने सोचा कि चलिए ये करते हैं, तो क्या इससे पहले आपने कोई रिसर्च की? क्या एक जनरल आइडिया था कि चलो लोग ऐसा पसंद करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं, किस सेगमेंट के लोग हैं, किन शहरों के लोग हैं, क्या मार्जिन्स रहेंगे, ये सब आपने पहले कुछ प्लान किया, या फिर चूंकि एक सेटअप आपके पास था तो आपने कहा कि चलिए एक कोशिश करके देखते हैं? नहीं जी, बिल्कुल हमने काफ़ी रिसर्च किया था। हमने एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज हमने पहले भी एक स्टार्टअप किया हुआ है, तो हमें पूरा पता था कि कैसे सर्वे करना चाहिए, कैसे पहले कस्टमर इनसाइट गैदर करने चाहिए। तो हमने पहले एक सर्वे किया, उसमें पूरा काफ़ी लोगों से, ऑलमोस्ट 200 लोगों से हमने सर्वे करवाया कि आप लोग कस्टमाइज फुटवेयर में इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कितने तक का प्राइस पे कर सकते हो, क्या फीचर्स चाहिए, किस तरह की डिलीवरी टाइमलाइंस चाहिए, किस यूज़ केस में आप कस्टमाइज फुटवेयर यूज़ करोगे। तो वो सारे क्वेश्चंस के हमने जब आंसर देखे और सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स देखे, तभी हमने ये डिसीजन लिया कि हमें टोस्टस्मिथ शुरू करना चाहिए। राइट, चलिए बढ़िया है। गणेश सर, तो ये आयुष और आशीष का एक आइडिया था, एक इनोवेटिव आइडिया था जिससे आगे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस से या एक ट्रेडिशनल बिजनेस से आगे बढ़ते हुए उन्होंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। अभी हम इनसे और चीजें पूछेंगे, लेकिन एटमोस्ट आइडिया के लेवल पर आपको कैसा लगा? हाँ, ये आइडिया जो है ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का, जो नए जनरेशन, न्यू एज पीपल जो है, नेक्स्ट जनरेशन लोग हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, वो सब बढ़िया है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कोर हैं। आप जैसे फूड देखिए, फर्नीचर देखिए, शूज़ देखिए, कपड़े देखिए, वो तो आपको पहनने ही पड़ेंगे। जितना भी टेक्नोलॉजी आएगी, जितना भी इंटरनेट आएगा, डिस्ट्रप्शन आएगा, आप टेक्नोलॉजी को पहन नहीं सकते, आपको जूते ही पहनने हैं। तो इस तरह से जो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके नए बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, जैसे इन्होंने सप्लाई चेन बताया, अंडरस्टैंडिंग बताया, वो बहुत अच्छी बात है और ये आप जरूर देखेंगे। अगर आप जनरली ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी देखेंगे तो 2 तरह के रिटेल हैं। एक हॉरिजॉन्टल है, जहाँ पे जैसे सुपरमार्केट का इक्विवेलेंट है कि फ्लिपकार्ट है, जो अमेजॉन है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कुछ भी प्रोडक्ट बिक सकते हैं। लेकिन कुछ डीप वर्टिकल डोमेन है, जहाँ पे उस डोमेन की नॉलेज, सप्लाई चेन की डीप इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मैं सोचूंगा कि जो हाई एंड ज्वेलरी है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, शूज़, हाई एंड फैशन, ग्रोसरी, ये कुछ ऐसे 4-5 ऐसे एरियाज हैं जहां पे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस डोमेन नॉलेज बहुत काम आएगा। उन्होंने उसको ये लेवरेज किया है। अब क्वेश्चन ये है कि आज के दिन में कैसे इसको स्केल किया जाए। कस्टमाइजेशन जो है, आज की युवा जो है, आज की पीढ़ी जो है, मिलेनियल जो है, वो सब कस्टमाइजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको जो डायरेक्टली अपील करे, उनको पर्सनालिटी को अपील करे, वो वाले प्रोडक्ट चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि सर्टन काइंड ऑफ शूज़
जो एनिमल लेदर नहीं हो, आर्टिफिशियल लेदर हो, एक इकोलॉजिकली फ्रेंडली वे में बनाया हो। सो स्टोरी चाहते हैं। लेकिन आज का सोशल मीडिया जो है उसको सपोर्ट करता है कि मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए डायरेक्टली मैं रीच कर सकता हूँ, उनका पोस्ट पढ़ सकता हूँ, उनका टेस्ट जान सकता हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ पे वो लाइक कर रहे हैं, कैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट दे सकता हूँ। और टेक्नोलॉजी आज पॉसिबल बनाती है कि मैं हर एक को उसका शू, उसका कार, उसकी ज्वेलरी बना सकता हूँ कॉस्ट इफेक्टिवली और डिलीवर कर सकता हूँ। ये 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था। मेरे ख्याल से ऐसे बिजनेस मॉडल्स को वेर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस के नए जनरेशन टेक्नोलॉजी लेके नए ट्विस्ट देके करते हैं, आई थिंक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होगा। उनका पुराना स्ट्रेंथ भी है, नया स्ट्रेंथ भी है, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। राइट, बहुत बढ़िया इंसाइट आपने दिया गणेश सर इसके लिए। तो आशीष ये बताइए कि कस्टमाइजेशन जब आप कहते हैं तो हम इसे कैसे समझे? इट्स अ डिजाइन कस्टमाइजेशन या कंप्लीट में मटेरियल चुन सकता हूं, सोल चुन सकता हूं? किस तरह से कस्टमाइजेशन, मतलब किस लेवल तक जाके आप शू को कस्टमाइज करते हैं? अभी हमारे कस्टमाइजेशन में है डिज़ाइन कस्टमाइजेशन है मोस्टली। और तो हर शू का ऑलमोस्ट 5 पार्ट होता है। एक जो होता है आगे का पार्ट, एक साइड में क्वार्टर्स बोलते हैं और पीछे में हील काउंटर। अंदर में जो लाइनिंग क्लॉथ्स की चलती है वो उसको कॉलर लाइनिंग, और बाइंडिंग जो उसके टंग पे होती है। तो हम अभी 5 कस्टमाइजेशन देते हैं जिसमें आप अलग टेक्सचर्स डाल सकते हैं। जो हमारे प्रोवाइडेड टेक्सचर्स है कपड़े के वो आप लगा सकते हो, यानी तो कोई आप सॉलिड कलर चूज कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आपके पास कोई आपकी आर्टवर्क है तो वो आर्टवर्क भी आप उसको अपलोड कर सकते हो अपने शूज़ पे और वो प्रिंट करवा सकते हो। धीरे धीरे अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जैसे वेलवेट मटेरियल या कोई शाइनी मटेरियल, उस टाइप की मटेरियल भी हम ऐड करने वाले हैं, और सोल का कलर का भी ऑप्शंस ऐड करने वाले हैं। राइट, ठीक है, बढ़िया है, इट साउंड्स गुड। आयुष ये बताइए कि इस समय डिमांड आपके लिए कैसी है? मतलब आपने शुरू तो किया है लेकिन किस तरह की डिमांड आ रही है? कितने ऑर्डर्स आप जनरेट कर लेते हैं एक महीने में, और फिर आपका टर्नओवर कितना बन पड़ता है? अभी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर से। वी आर सीइंग ऑलमोस्ट 40 to 50 ऑर्डर्स पर डे। ऑलमोस्ट 40-50 ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं एंड कस्टमर्स आर सुप्रीमली हैप्पी। एंड हर कस्टमर जब भी एक अपना कस्टमाइज शू जब उसके घर पे डिलीवर होता है तो वो जो एक हैप्पीनेस होती है एंड एक जो फीलिंग होती है वो एक मतलब कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगती है। एंड फिर लोग उसको फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड वी ऑल्सो फील वेरी प्राउड दैट यू नो वी आर डूइंग समथिंग गुड। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 50 ऑर्डर्स एवरी डे। चलिए, एक दिन के 50 ऑर्डर, और ज्यादातर ये ऑर्डर्स आपको कहां से मिल रहे हैं? आई मीन कि ये रीच कहां तक जा रही है वो समझने की कोशिश है। हमारे अभी जो करंटली जो ऑर्डर्स हैं वो टिपिकली मेट्रो सिटीज से ही हैं, जैसे मेजरली बॉम्बे, पुणे, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, इन सिटीज से ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं कंपेयर टू टीयर 2, टीयर 3 सिटीज। राइट, तो आशीष मुझे बताइए कि मैं अगर बुक्स पे पूछूं तो अभी आप लोग कहां खड़े हैं? क्योंकि कोई आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग सेटअप था, वो आपके लिए बहुत बड़ी राहत रही होगी शुरुआत में कि आपको कोई सेटअप लगाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है यहाँ से और चीज़ों को स्केल करना है, जो अभी गणेश साहब भी कह रहे थे। उस लिहाज से बुक्स पर आप कहाँ खड़े हैं? अभी हमारा एक तो है कि जो हर एक प्रोडक्ट में मार्जिन हमारा काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 70% टाइप्स का हमारा मार्जिन पड़ता है। तो जो भी कॉस्ट आता है वो हमारे मार्केटिंग का है, जिसमें हम कस्टमर को एक्वायर करने का जो कॉस्ट आता है वो मोस्टली हम कवर कर लेते हैं, जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चला के। तो
ओवरऑल हमारा अभी कोई लॉस नहीं हो रहा ना, हमारे मतलब पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। अब रहा हमें अब इतने टाइम में हम सारे प्रोसेसेस सेट कर रहे थे, हमें सारे चैनल्स पता करना था कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कहाँ से हम ऑर्डर्स ला सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, कस्टमर्स को अपने पास ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फिगर आउट कर रहे थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सप्लाई चेन सेटअप करना, हमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स पहुंचाना, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हम अभी तक फिगर आउट कर रहे थे, ऑलमोस्ट हमने फिगर आउट कर लिया है। तो अब जो हमें बस अब स्केल करने के लिए अब मे बी कुछ टाइम के बाद हम फंडिंग के लिए जाएंगे, और जो भी फंड आते हैं वो पूरे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्केल करने के लिए यूज़ करेंगे ग्रोथ। राइट। तो गणेश सर, जो भी इस तरीके के बिजनेस है जहां पर आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है और एज एन स्टार्टअप काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए किस तरह की सलाह होगी कि जब वो स्केल करें तो क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये बिजनेस बड़े ट्रिकी भी होते हैं एट अ टाइम? क्या देखिए, ये आपने सही सवाल पूछा। इसमें दो तरह के पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे बिजनेस के लिए। अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस की। वो एक चैनल है कि कम्युनिटी और कॉमर्स और कंटेंट के जरिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस बना सकते हैं। दुकानों की ज़रूरत नहीं है, कोई चैनल की ज़रूरत नहीं है, मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट, कम्युनिटी, कॉमर्स के जरिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर सकते हैं। वो एक पाथ है। उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा एक। सो D2C इज वन रूट। दूसरा रूट है, ऑलरेडी आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजॉन हुआ, स्नैपडील हुआ, ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पे ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रैफिक हो रही है, ट्रांजैक्शन जा रहे हैं। ये वहां जाके लिस्ट करें और अपनी मार्केटिंग मनी उन प्लेटफॉर्म्स के अंडर, उन मार्केट प्लेसेस के अंदर स्पेंड करें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लोग जा रहे हैं। तो अपने आप इंडिपेंडेंटली आपको करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। सो D2C इज वन चैनल, क्रिएटिंग द ब्रांड थ्रू हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इज अनदर रूट। ये दो रूट मैं चाहता हूं। दोनों के लिए थोड़े पैसे चाहिए, इनके ऑलरेडी ये प्रॉफिटेबल हैं, इनके पास कैश फ्लोस हैं, उसको यूज करके स्मार्टली ये दो चीजें कर सकते हैं। क्या नहीं करनी चाहिए? ट्राइंग टू क्रिएट इंडिपेंडेंट वेबसाइट, ट्राइंग टू गेट कस्टमर, क्योंकि वो बड़ा ही एक्सपेंसिव है। उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। आपने देखा होगा शुरू में यूएस में ज़ैपोस करके एक कंपनी थी, बहुत सक्सेसफुल शू कंपनी थी। अमेजॉन ने उसको $1 बिलियन में खरीदा था। आई थिंक वो होके 10-15 साल हो गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये इंडिविजुअल प्लेयर्स जो मार्केट जो ऑनलाइन हैं, काफ़ी लिमिटेड सक्सेस रहा है। लेकिन D2C मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं, और ऑन दी मार्केट प्लेस पे समझता हूं इनका बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है। राइट। चलिए, तो ये 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आशीष और आयुष, और साथ में वो तमाम स्टार्टअप जो हमें सुन रहे हो, जो इस तरह के किसी भी कारोबार में आते हैं, जब वो कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं और वहां से उन्हें बड़ा स्केल करना है, उनके लिए भी ये बहुत अहम सलाह है। तो हमारी शुभकामनाएं आशीष और आयुष आपके लिए कि आप बढ़िया बढ़िया जूते कस्टमाइज करें, उन्हें बहुत अलग अलग लेवल पे भी कस्टमाइजेशन को ले जाएं और पूरे देश भर में अपने इस ब्रांड को बड़ा बनाएं और एक बड़ी कंपनी के रूप में तब्दील हो स्टार्टअप से। और गणेश सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ही इंसाइट दिया हमें कि इनके बिजनेस के बारे में भी और तमाम ऐसे बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग में छोटे से शुरुआत करते हैं लेकिन उन्हें स्केल कैसे करना है, किन चीजों से ध्यान देना है और किन चीजों से बचना है। आप सभी का कार्यक्रम पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, स्टार्टअप नेशन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम हमेशा की तरह आपको याद दिलाएं कि अगर आपका भी है कोई एक शानदार स्टार्टअप जिसे आप बड़ा करना चाहते हैं, जिसे आप एक बड़ी कंपनी में तब्दील करना चाहते हैं, स्टार्टअप नेशन आपकी मदद करता है उसे यहां फीचर करके। इस ईमेल आईडी पर आप हमें एक छोटा सा मेल लिखें, आपकी स्टार्टअप में एक बड़ा चेंज आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, आपको एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार होगी कुछ खास मेहमान, कुछ खास बातचीत, जरूर सुनिएगा, जरूर रहिएगा। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मानना है कि भारत के स्टार्टअप्स में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ समिट में सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि रिलायंस की शुरुआत भी एक स्टार्टअप के तौर पर ही हुई थी। Now you also have an ambition to say what can you do for small businesses, medium businesses, large, because you're now even saying, okay, how do we, in fact, our partnership in some sense is about how do you take what I talked about, combine it with your domain expertise, your technology, and completely change even the landscape of broad sectoral change. So let me again, Satya, start with saying that Reliance was founded as a startup, even before startups became, like my father founded Reliance with a table and a chair and 1,000 rupees. It was 5 decades ago. It then became a micro industry, then it became a small industry, medium. Today you can consider us large. Right? I have been, again, very fortunate in terms of knowing Steve and Bill from my Stanford days. So it was even before Microsoft was founded. Steve was being recruited by Bill. Yeah, that's right. And I have seen the growth of Microsoft since There must have been something in the air that both of you dropped out. And why I'm saying this is fundamentally to just drive the point that every small business and entrepreneur, right, has the potential in India to become a Dhirubhai Ambani or a Bill Gates. And that is the power, that is what differentiates India from the rest of the world. I think that the entrepreneurial power that we have at the grassroots is enormous, and what this decade will offer, right? And if we even see the opening balance of small, medium, and micro enterprises, right? We have to realize that for India, they really provide 70%, even without any enablement, right? They provide 70% of India's employment. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारत में भी बड़े मौके देखते हैं। CNBC TV 18 की शीरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की कामयाबी से ही माइक्रोसॉफ्ट को फायदा हुआ है। Very important to us. I mean, let's start with sort of the human capital we have. Next to sort of Seattle and the Redmond area, the number of engineers we have in India is the second biggest center. So we're very excited about how India is contributing to Microsoft worldwide. But India as a market is changing radically. In fact, if you sort of look back at the last 10 years, the penetration of mobile and cloud has made it possible, I think, for the next 10 years to perhaps be the time when every small business to large business is being transformed by technology. Even this morning, when I was talking, from Piramal Glass to what Reliance is doing across the board, or what Apollo Hospitals is in fact built out a new model for cardiac issues, which is using Indian data to benefit the South Asian population worldwide. These are all amazing examples of, I think, how technology can make broad sectoral progress around economic growth and productivity. You spoke about the importance of India from a human capital perspective, but given the potential of the Indian economy, as well as the way that you're seeing this play out from a digital transformation perspective, what is it going to mean in terms of revenues for Microsoft? First of all, I think we will be only successful if India is successful. In fact, one of the things that is super important to recognize in our business model is we will do well in India if India, Inc., all the way from small business to large business does well. Because that's the fundamental thing. If digital technology is going to lead to local surplus, right, when hospitals are becoming better at delivering healthcare with lower costs, when energy companies are becoming more efficient in making the world, India more sustainable, when retail companies here are going to be competitive, in fact, versus multinationals coming in, that's when we will succeed. So our goal is to, in fact, commoditize digital technology, if anything. It's not profit for profit's sake, it's profit ultimately coming from India, Inc. being successful. तो स्टार्टअप नेशन में अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल एक नया एपिसोड, एक नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।